हम आज आए हैं नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स पे। So today we are flying in this LET HEL 410। एक तरफ दिखेगा अन्नपूर्णा एंड लेफ्ट की ओर दिखेगा धौलागिरी। दिस वॉज लिटरली द स्केरियस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ। So this is basically जोमसोम। कह सकते हैं कि नेपाल का लद्दाख है ये जगह। हाँ, यहाँ पे आपकी जो परमिट है वो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर में। बोर्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने इंजन चालू कर दिया। आज हमारे पास एक इंडियन ब्लॉगर का व्लॉग है जो इस टाइम पे पोखरा के अंदर मौजूद है और पोखरा से मस्टंग जाने वाले हैं। अब मस्टंग जो ये जाने वाले हैं वो है नेपाल के एक फ्लाइट में जाने वाले हैं। नेपाल आप सबको पता है एक पहाड़ी देश है, तो इस पहाड़ी देश में ऐसे खतरनाक एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये व्लॉगर पोखरा से मस्टंग जाने में फ्लाइट के अंदर डरते हैं या नहीं डरते, और क्या ये रूट डरावना है या नहीं है। एक इंडियन ब्लॉगर का रिव्यू भी देखेंगे कि वो नेपाल के बारे में और इस रूट के बारे में और पोखरा के बारे में क्या बात करते हैं। तो सबसे पहले इस इंडियन ब्लॉगर का व्लॉग देखेंगे, फिर आपके साथ बात करते हैं। हम आज आए हैं नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स पे। So today we are flying in this LET HEL 410। एक तरफ दिखेगा अन्नपूर्णा एंड लेफ्ट की ओर दिखेगा धौलागिरी। दिस वॉज लिटरली द स्केरियस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ। So this is basically जोमसोम। कह सकते हैं कि नेपाल का लद्दाख है ये जगह। हाँ, यहाँ पे आपकी जो परमिट है वो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर में। बोर्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने इंजन चालू कर दिया। देवी और सज्जनों नमस्कार। रीडिस्कवरिंग नेपाल सीरीज के 3rd एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं हूं पोखरा में। लास्ट 2 बार जब मैं नेपाल आया था ना, तब मेरे पास एक नाम बहुत आया था कमेंट्स में, एंड दैट इज मुस्तांग। मैं पहले सोचा था कि कहाँ है, क्या है, पॉपुलर तो है नहीं, पता नहीं लोग कहाँ का बता रहे हैं। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कमेंट्स ना बहुत ज़्यादा आ गए। तो फिर मैंने लोगों से जब पूछा, उन्होंने बोला कि नॉर्थ में कहीं है, लोग बाइक लेके जाते हैं, बट वहाँ पे आप जा सकते हैं फ्लाइट या बस से भी। और आप लोगों ने कहा कि मुस्तांग घुमाओ, और मैं कहूँ नहीं, मैं तो पोखरा घूम के वापस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप पूछो मुस्तांग में क्या है, देखिए इट इज सराउंडेड बाय माउंट अन्नपूर्णा एंड माउंट धौलागिरी। बेसिकली तो लोग वहाँ पे ट्रैक करने जाते हैं, बट बहुत लोग जाते हैं दर्शन के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे है मुक्तिनाथ टेम्पल, जहाँ पे आज हम दर्शन भी करेंगे। मैप की मदद से फिलहाल मैं समझा दूंगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ जाने वाले हैं। जाते टाइम हम जा रहे हैं फ्लाइट में एंड आते टाइम हम आएंगे बस में। सो हॉस्टल से जस्ट निकला हूँ एंड अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट। आज हम एक बहुत ही यूनिक एयरक्राफ्ट फ्लाई करने वाले हैं, जिसके बारे में प्रोबेबली मोस्टली लोगों ने नहीं सुना। उसके बारे में मैं आपको एयरपोर्ट पहुँच के ही बताता हूँ। फ्लाइट है मेरी सुबह 9 बजे की। बाकी मुक्तिनाथ जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, जिसकी सब डिटेल्स वगैरह मैं आपको दूंगा। सो मुक्तिनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज जोमसोम एयरपोर्ट, एंड यहाँ पे फिलहाल 2 ही एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। वन इज समिट एयर एंड वन इज तारा एयर। तारा एयर के पास है DHC डी हैविलैंड कनाडा -600, जिसमें हमने लखनऊ से अलीगढ़ की जर्नी की थी, तो वो तो मैं दिखा चुका। मुझे अपने एविएशन व्लॉग्स में एक नया एयरक्राफ्ट ऐड करना था, जो कि है समिट एयर के पास। एक और जरूरी जानकारी, जो मुक्तिनाथ की फ्लाइट चलती है, जो जोमसोम की फ्लाइट चलती है, वो चलती है ओल्ड एयरपोर्ट से, वो न्यू एयरपोर्ट से नहीं जाती। अभी पोखरा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। फ्लाइट काफी सीनिक होने वाली, क्योंकि लैंडिंग के वक्त एक तरफ दिखेगा अन्नपूर्णा एंड लेफ्ट की ओर दिखेगा धौलागिरी। फटाफट चलते हैं पोखरा एयरपोर्ट, बाकी सारी बातें वही जाके। ये मैं आ चुका हूँ ओल्ड पोखरा एयरपोर्ट पे, एंड यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी है। पिछली बार मैं आया था, एयरपोर्ट में ब्रेकफास्ट करके रिटर्न चला गया था, एंड फिर शाम को जब फ्लाइट चली थी तो मैं आया था, एंड वो वीडियो काफ़ी चला। सो दिस इज बेसिकली दी ओल्ड पोखरा एयरपोर्ट। पहले का एयरपोर्ट ये था, एंड अभी का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सो एक बार चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। टुडे वी आर फ्लाइंग इन L 410। ये है LET 410 एयरक्राफ्ट। जैसा टर्बोप्रॉप होता है वैसा ही है। 18 सीटर एयरक्राफ्ट है।
एंड ये कैपेबल है शॉर्ट टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स के, जिसकी वजह से हम आज जॉमसम जा पा रहे हैं। ये रहा वैसे पोखरा का छोटा सा ATC टावर। आइला एयरपोर्ट तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एयरपोर्ट देख लीजिए, वहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे चेक इन काउंटर्स है, यहाँ पे सिक्योरिटी है एंड यहाँ पे बोर्डिंग गेट। एयरपोर्ट खत्म। बाकी यहाँ पे इतने सारे काउंटर्स है, फिलहाल कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब एयरलाइन शिफ्ट हो गई है। जॉमसम का वेदर खराब है एंड कह रहे हैं कि वेदर ठीक होने तक बोर्डिंग पास इशू नहीं करेंगे। तारा एयर एंड समिट एयर ये कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो है जा रही है एंड द कंपनी इज एयर डायनेस्टी, फिर बहुत ही ज्यादा है, इट इज 27,000 एंड ये सीधा मुक्तिनाथ तक जाता है। यहाँ पे पी रहा हूँ एक कॉफी। यहाँ पे फिलहाल एक ही कॉफी शॉप है एंड ऊपर जो बढ़िया रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट विद अ रनवे व्यू, वो शायद बंद हो चुका है एंड ऑब्वियसली दिन में 2-4 फ्लाइट चलेंगी तो उनके लिए भी फिजिबल नहीं है यहाँ पे ऑपरेट करना। यहाँ पे शायद जॉमसम का मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो बैक टू बैक दोनों एयरलाइंस ने टेक ऑफ की। यहाँ से फ्लाइंग टाइम लगभग 20 मिनट्स का है एंड वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम 5 to 6 मिनट्स का है। सो आई डोंट थिंक सो ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएगी एंड टेक ऑफ कर जाएंगी। एक्चुअली 4 फ्लाइट्स है, सुबह 6 बजे की, 7 बजे की, 8 बजे की, 9 बजे की। मेरी लास्ट वाली है। फिर भी मैंने चेक इन काउंटर पे बोला है कि अगर पॉसिबिलिटी होती है तो अकोमोडेट कर दो, तो देखते हैं वो चीज़ होता है कि नहीं। बाकी अगर आप पूछो कि चैलेंजिंग अप्रोच क्यों है, तो देखिए जॉमसम का जो एयरपोर्ट है इट इज सराउंडेड बाई हाई टेरेन। दोनों तरफ जो है माउंटेन रेंजेस है एंड एडिशनली जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो तब एयर की डेंसिटी कम होती है, आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी घट जाती है, आपका इंजन परफॉर्मेंस घट जाता है। सो इन सब के लिए इट इज़ अ चैलेंजिंग अप्रोच। यहाँ पे वो सिस्टम है नहीं कि आराम से हम सिस्टम में सब कुछ डाल के रनवे के साथ अलाइन हो गए, फिर अगर मन भी किया तो मैनुअल लैंड कर गए। यहाँ पे उन सब का कोई स्कोप नहीं है। सो दिस इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग अप्रोच। सो जिस एयरक्राफ्ट में हम फ्लाई कर रहे हैं उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6600 किलो है, 18 पैसेंजर्स प्लस उसका एम्प्टी वेट प्लस फ्यूल प्लस बैगेज, ये सब मिला के। फ्यूल कैपेसिटी इज 1300 kgs एंड इसमें इंजन लगे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के H80-200 इंजन। सो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी सुमित एयर की वो आ चुकी है। लगभग जाके आने में 1 घंटा 10 मिनट लगा एंड इसका जो लगेज होल्ड है ना वो एयरक्राफ्ट के नोज में है। बाकी अभी पैसेंजर्स आर बोर्डिंग एंड फ्यूलिंग चल रही है। अब सच बताऊं ना तो इतनी एफिशिएंसी मैंने कहीं नहीं देखी, इतना शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम। बोर्डिंग कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने इंजन चालू कर दिया, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स द नॉन बोर्डिंग साइड। एंड जैसी बोर्डिंग हुआ दरवाजे बंद एंड पायलट अपना मजे में निकल गया एंड काफ़ी हड़बड़ी में है क्योंकि उनको पता है कि वेदर किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। जब तक ठीक है अपनी मैक्सिमम फ्लाइट्स कर लो। बाकी यहाँ पे तारा एयर की फ्लाइट भी आ चुकी है, दिस इज़ DHC वाइकिंग। बाकी इसकी वीडियो आपको देखनी है तो फ्लाई भी वाला वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली माई चेक इन इज़ डन। मुझे एक्चुअली 8 बजे वाले फ्लाइट में उन्होंने एकोमोडेट कर दिया। स्पेशल थैंक्स टू चेक इन एजेंट मदन जी। एंड मुक्तिनाथ में है विष्णु जी का टेम्पल जो कि हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है दर्शन करने जाते हैं। चलते हैं एक डेंजरस माउंटेन फ्लाइट करने। वैसे इनका जो बोर्डिंग पास है ना इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ना ही मेरा नाम ना ही कुछ, सिर्फ मार्कर से फ्लाइट नंबर लिखा है। सो टुडे वी आर फ्लाइंग इन दिस लेट हेल 410। बहुत ही अलग एयरक्राफ्ट है। जा रहे हैं हम मुक्तिनाथ दर्शन करने। वी आर गोइंग टू मुस्तांग इन दिस ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट टुडे। सो दिस इज आवर एयरक्राफ्ट। इसमें है जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन एंड अभी जो इसमें फ्यूलिंग चल रही है। एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल है वो विंग्स पे रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एंड बाकी एयरक्राफ्ट आप देख लीजिए कुछ ऐसा है। और बाकी देख लीजिए ये है मेन लैंडिंग गियर, इसमें ये लोग मेंटेन करते हैं 213 PSI। ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट है। एक इसमें इमरजेंसी एग्जिट है। नमस्ते। सो एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स है कुछ ऐसे। बाकी वी आर कवरिंग अ एरियल डिस्टेंस ऑफ ओनली 90 किलोमीटर्स टुडे इन अ फ्लाइंग टाइम ऑफ 18 मिनट्स। निकलते हैं फ्रॉम पोखरा एंड इंजन साउंड बहुत है। मिलते हैं सीधा जॉमसम जाके।
Just before approaching Jomsom, I could see the beautiful Mount Annapurna ranges on my right and Mount Dholagiri on my left. Views was surreal, and so do the in-flight magazine of Summit Air. It was nice, and also there was a safety demonstration card. Overall, it was a flight that I really enjoyed. देवियों सज्जनों, वेलकम टू जॉमसम. व्हाट अ फ्लाइट इट वाज. डी प्लेन करके बात करता हूँ. Okay, namaste. थैंक यू सो मच. Yes, you're welcome. So देवियों सज्जनों, वेलकम टू जॉमसम. As Sam Chui said, they do not waste time. Short turnaround time 5 to 6 minutes and वापस से वो बोर्डिंग कर रहे हैं. So here is the Jomsom Airport. छोटा सा ATC एंड छोटा सा टर्मिनल. अराइवल हॉल छोटा सा है. यहाँ पे आपको परमिट दिखाना पड़ता है. यहाँ पे मैं एकदम रनवे एंड पे आया था स्पॉटिंग करने. व्हाट अ फ्लाइट इट वाज. दिस वाज लिटरली द स्केरियस्ट फ्लाइट ऑफ माय लाइफ. सब कुछ ठीक था सिवाय लैंडिंग के वक्त एक लेफ्ट टर्न के. फ्लाइट ऐसे जा रही थी, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था. फिर पायलट्स ने ली एक शार्प लेफ्ट टर्न, जिसके बाद ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स की चीखें निकल गई. आई डोंट नो वीडियो देख के आप कितना समझ पा रहे हो, बट खतरनाक लेफ्ट टर्न था, खतरनाक. सो वो मैं दिखाता हूँ कि अप्रोच कैसा होता है. मैं एक बार होटल लेके बैग रख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट आने में भी टाइम है. सो यहाँ पे मैं आया हूँ होटल मुक्तिनाथ में एंड ये है मेरा रूम. अच्छा खासा रूम है यहाँ पे. एंड सबसे बेस्ट बात है कि रनवे के एकदम बगल से इनके टेरेस से रनवे दिखता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा. बढ़िया है, काफी साफ सुथरा है. तो कहते हैं ना कि शराबी को ठेका ढूंढने में टाइम नहीं लगता, वैसे एक एवगिक को रनवे व्यू ढूंढने में टाइम नहीं लगता. वहाँ पे छोटा सा एयरपोर्ट एंड रनवे देखिए, यहाँ पे शुरू वहाँ पे खत्म.
अमेजिंग सर्विस बाय समित एयर, समित या सुमित है मुझे नहीं पता। इस फ्लाइट के लिए मैंने पे किए हैं 11,200 नेपाली रुपए, यानी 7,000 इंडियन रुपीस। आई होप आप इस पे इतना व्यू ला दोगे कि मेरा पैसा सारा रिकवर हो पाएगा, वरना ऐसे फ्लाइट्स लेना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ऑल्सो जो परमिट है वो आपको बनवाना पड़ता है। परमिट बनाने के लिए 1 दिन का समय लगता है। पोखरा में आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को दे दो, वो सरकारी ऑफिस में जाके लाइन लगाते हैं। उसमें सिर्फ आपका एक फ़ोटो चाहिए, नाम चाहिए, आईडी, आधार, कुछ भी हो। किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। मैंने अपना फ़्लाइट टिकट और परमिट दोनों बनवाया था पोखरा फ्लाइट सेंटर से, जो कि मेरे मतलब ट्रस्टेड एजेंट टाइप के हैं। लास्ट बार फ़्लाइट कैंसिल हो गया था, उन्होंने बिना कुछ सवाल पूछे, बिना वेरीफाई किए मेरे को रिफ़ंड कर दिया था। सो एनीवेज, आप चाहे तो वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर अगर बेटर प्राइस और कहीं पे मिल रहा है तो वो भी करवा सकते हैं। परमिट आपका यहाँ पे चेक होगा एयरपोर्ट पे। जस्ट इन द केस आपके पास परमिट नहीं है, आप डबल पैसा पे करके यहाँ पे परमिट बनवा सकते हैं। डबल पैसा मतलब 2,000 रुपीज़। परमिट के जो चार्जेस है वो है 1,000 नेपाली रुपीज़ एंड 500 जो है एक्स्ट्रा एजेंट लेते हैं लाइन लगा के परमिट अरेंज करने के लिए। अब बारी है एक मैग्निफिकेंट अप्रोच देखने की। एंड इस एयरपोर्ट का एलिवेशन है 9,000 फीट। इस चीज़ का ध्यान रखें, वो जो है लगभग 24,000 फीट है एंड दिस इज़ अबाउट 9,000 फीट। सो फ्लाइट आती है लगभग मेरे हिसाब से जब उस पहाड़ के ऊपर होती है तब इट इज़ एट 11-12,000 फीट। फिर आती है वहाँ पे स्टीप डाउन अप्रोच करती है, स्लाइटली राइट टर्न, फिर आगे जाके लेती है एक शार्प 180 डिग्री टर्न। वही टर्न सबसे ज़्यादा खतरनाक है, खतरनाक टर्न। एंड फिर फाइनली इट लैंड्स इन रनवे 24। डिपेंड करता है, विंड्स अभी इस साइड से आ रही हैं तो एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स अगेंस्ट द विंड्स। इतना शॉर्ट रनवे है ना, कोई चाहेगा भी नहीं कि मेरे पास लैंडिंग के वक्त टेल विंड हो। सो वो दूर आप जो देख सकते हैं ना, उसको विंड कुछ तो बोलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट वो इंडिकेट कर रहा है कि 3, 6, 9, 12। द विंड स्पीड हियर इज 15 नॉट्स। बहुत हवाएं चल रही है, मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रही होगी। उसका जो हर एक कलर है ना वो 3 नॉट्स डिनोट करता है। सो बेसिकली जैसे एक हवे में ऊपर है, बाकी झुला हुआ है, तो सिर्फ 3 नॉट्स। यहाँ पे पांचों हॉरिजॉन्टल है, यानी विंड स्पीड इज 15 नॉट्स। सो यहाँ पे जी आई एम हैविंग सम सिंपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड, बटर एंड ऑमलेट। सिंपल येट वंडरफुल। बाकी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मंदिर दर्शन करके वापस भी आना है। सो दिस इज बेसिकली जोमसोम। ये बेसिकली ना नेपाल का लद्दाख है एंड दिस इज माई होटल, होटल मुक्तिनाथ, जस्ट बाई दी रनवे। एक्चुअली यहाँ पे धूल इतनी उड़ रही है ना, क्या बताऊँ। एंड फ्लाइट शायद फिलहाल नहीं आएंगी। अभी इन्होंने कहा कि 10 मिनट आगे चलते जाओ, आपको चौक मिलेगा जहाँ से शेयर गाड़ियाँ चलती है फॉर मुक्तिनाथ। यहाँ पे ये छोटा सा हैंगिंग ब्रिज है, शाम को मौका मिले ना मिले एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है यहाँ का हैंगिंग ब्रिज। कह सकते हैं कि नेपाल का लद्दाख है ये जगह। एंड यहाँ पे है ये रिवर, सामने आपको रनवे दिख रहा होगा। बहुत ही अमेजिंग नज़ारे हैं यहाँ पे। यहाँ पे काइंड ऑफ एक चौक है एंड यहाँ से आपको बस मिल जाएगी मुक्तिनाथ की।
सॉरी बस नहीं, यहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी मुक्तिनाथ की बट यहाँ पे कोई भी पैसेंजर नहीं देख रहे। सिंगल गाड़ी ले जाओगे तो 2000 रुपये लगेंगे, वरना इट इज़ 500 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग में। एंड यहाँ से मुक्तिनाथ इज़ 21 किलोमीटर्स। आप अलग भी बनाते हैं? हाँ बनाते हैं। कर सकते हैं, आराम से करिए। हाँ। सो यहाँ पे जो एक चेक पोस्ट है, हाँ यहाँ पे आपकी जो परमिट है वो दिखाना पड़ता है। वो लोग स्टैम्प करते हैं, एक हाफ रख लेते हैं, उनका जो कॉपी है। जो जनरल रेट है दैट इज़ 500 शेयरिंग में, एंड गाड़ी रिजर्व करके जाते हो तो 2000, आने जाने का 4000। सो ले दे के बार्गेन करके 3000 में माने हैं। अब इतने दूर आया हूँ, इतना फ़्लाइट का खर्चा करके थोड़ा और शायद देना ही चाहिए। चालू कहाँ से होता है एकदम? साल में यही। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मुक्तिनाथ जाने का रोड बन रहा है। थोड़ी देर पहले आपने देखा रोड कितना बढ़िया था, तो ऐसा ही रोड आपको इन फ्यूचर मिल जाएगा। एंड हम अभी चढ़ाई कर रहे हैं। हम थे लगभग 9000 फीट की हाइट पे यहाँ पे जॉमसम में, एंड हम जाएंगे 12000 फीट पे। तो अभी काफ़ी चढ़ाई करना है, लगभग 45 मिनट के आसपास लगेंगे। ये देखिए नया रोड बन रहा है बिल्कुल। एंड ये जो रीजन है ना, ये बिल्कुल हमारे लद्दाख जैसा है, पेड़ पौधे ना ज़्यादा घर, बिल्कुल थोड़े थोड़े गांव हैं। एंड ये सूखे पहाड़, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे पेड़ वगैरह उगते नहीं है। और नीचे जो आप ये गांव देख रहे हैं ना, ये है कागबेनी गांव। एंड थोड़ी बहुत फार्मिंग यहाँ पे होती है, एप्पल्स की, फिर गेहूँ वगैरह की। तो नीचे गाँव देखिए, ये है कागबेनी। अच्छा वैसे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हमने लिया है। आप रूखे सूखे पहाड़ देख सकते हैं। इस पहाड़ी के उस पार है डोलपा। विंड बहुत है तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे भैया काफ़ी अच्छे हैं, सारा मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब दे रहे हैं। तो ये जो आप केव्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1700-1800 सन में जो भी यहाँ की फैमिलीज हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं या जो भी मतलब पूर्व पुरुष है, वो आके तपस्या करते थे। तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे केव्स हैं। इसके बारे में मुझे किसी और ने भी बताया था कि ये है यहाँ पे देखने लायक, मगर ऐसा मतलब जस्ट देखने लायक है, जाके कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लो एप्पल के गार्डन। अभी उगा नहीं है, हार्वेस्ट का टाइम नहीं आया, शायद 3 महीने बाद है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जो मेन पार्किंग है वहाँ पे। अब यहाँ से मंदिर की चढ़ाई है। मंदिर यहाँ पे पहाड़ी के पीछे है, 300 स्टेयर्स है। एंड उससे पहले थोड़ी सी चढ़ाई और करनी है। सीनियर सिटीजन है तो खच्चर, घोड़े, पालकी है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है एंड पार्किंग, बस दैट्स इट। तो यहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। भैया ने कहा कि बहुत ही धीरे धीरे जाओ क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। एंड मैंने ले लिया यहाँ पे प्रसाद। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ पालकी मिल जाता है, 4 लोग लेके जाते हैं आपको। 4000 लेते हैं अप डाउन का, 4000 नेपाली। एंड अगर आप यहाँ पे रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी होटल्स हैं, मगर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, आसपास कुछ है भी नहीं, तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। सो यहाँ पे हम फाइनली पहुँचे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल के द्वार में। यहाँ से अब स्टेप्स चालू होते हैं, बट यहाँ तक भी 15 मिनट का रास्ता है। वैसे देख के तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा, बट खैर। सो बस चलते जाओ चलते जाओ। और यहाँ पे वैसे हेलीपैड भी है। हाँ, सुबह पोखरा से हेलीकॉप्टर चल रहा था। बस फाइनली वी हैव रीच्ड मुक्तिनाथ टेम्पल। यहाँ पे आपको बता दूँ मुक्तिनाथ के बारे में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान विष्णु आए थे, उनकी मूर्ति यहाँ पे पाई गई थी। एंड मुक्तिनाथ का मतलब होता है मुक्ति क्षेत्र, यानी जहाँ पे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एंड सच बताऊँ ना तो मैंने यहाँ पे बहुत सीनियर्स को, 60-70 ईयर्स के सीनियर्स को भी नॉर्मली चलते चलते आते हुए देखा है। आराम से जो है मंत्र गाते गाते आ रहे थे। जय बाबा मुक्तिनाथ। से यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर में। जय बाबा मुक्तिनाथ। और यहाँ पे अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो अंदर तो नहीं बनाऊंगा। नहा सकते हैं पवित्र पानी में। फाइनली जी दर्शन हो गया। यहाँ पे निकलते आपको लेफ्ट की ओर दिखेगा एक छोटा सा बुद्धा पार्क, जहाँ पे गौतम बुद्धा जी की एक स्टैचू है।
ड्राइवर ने ड्रॉप किया था मुझे दोपहर 1:30 बजे, 4 घंटे का समय दिया था। एंड वो जो 108 जगह से पानी निकल रहा है ना, वो पानी इतना शुद्ध है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आप जो महंगे महंगे जगह पे जाके माउंटेन वाटर, स्पार्कलिंग वाटर ये सब लेते हो ना, उन सब से भी ऊपर है एकदम झरनों का शुद्ध पानी। कुछ लोग पी रहे थे, कुछ लोग बॉटल में डाल रहे थे, कुछ लोग हाथ पांव धो रहे थे, तो मैंने तो पिया। और हाथ पांव धोने के लिए और नहाने के लिए तो वो बने हुए हैं छोटे छोटे काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, पॉन्ड। सो बस मैं जा रहा हूँ पोखरा रिटर्न बस से। बस जर्नी देखनी होगी तो नेक्स्ट वाला व्लॉग जरूर देखना। इस वाले व्लॉग के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी एयरपोर्ट नेपाल के अंदर मौजूद है वो काफी खतरनाक है और काफी डरावने है। अगर हम बात करें पोखरा का और हम काठमांडू की बात करें तो यहाँ के एयरपोर्ट है लेकिन छोटे है। सिटीज के अंदर एयरपोर्ट है लेकिन छोटे है। यहाँ पे जो फ्लाइट्स भी चलती है, जो प्लेन होते हैं वो भी काफी छोटे वाले चलते हैं, बड़े प्लेन यहाँ पे नहीं चल सकते। एक तो ये है कि यहाँ पे पहाड़ है, या किसी जगह पे भी एयरपोर्ट बना लो लेकिन रनवे इतना नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये पहाड़ी देश है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पहाड़ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एयरपोर्ट है भी तो बहुत कम है। हमारी एक वीडियो थी जिसमें हमने आपको टॉप 5 डेंजरस एयरपोर्ट बताए थे आपको नेपाल में, जिसमें लुकला एयरपोर्ट है, इसके अंदर अब बहुत सारे एयरपोर्ट है। तो अगर आप उन एयरपोर्ट्स को देखो, वहाँ के रनवेज को देखो, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार 1 सेकंड बाद मेरी मौत होने वाली है या ऐसा होने वाला है, जो आपको लगेगा उस एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ पे छोटे प्लेन चलते हैं, चढ़ाई है। किसी किसी जगह पे अक्सर ये भी होता है कि भाई अगर प्लेन उड़ रहा है
चढ़ाई ऐसी है तो प्लेन फिर उड़ नहीं पाता, तो उसके लिए भी कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेम यही चीज पाकिस्तान में गिलगित बल्गिस्तान के एरिया में, वहां के एयरपोर्ट में भी है। तो वहां भी काफी छोटे प्लेन्स चलते हैं, वहां पे भी पहाड़ है, तो जिसकी वजह से सेम लगता है। लेकिन इंडियन व्लॉगर इसको देख के काफी हैरान था। देखिए ये इंडियन कह रहा है कि मस्टंग जो है वो नेपाल का लद्दाख है, तो लद्दाख का मतलब ये कि नेपाल की सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। तो बहुत सारे व्लॉगर्स यहाँ पे आते हैं। देखिए इस व्लॉगर की मैं इस बात को दाद देता हूँ कि यार इस जगह पे आए, आज तक वो जगह जिसने नहीं दिखाई वो आज वो ये इंडियन व्लॉगर दिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी करूँ कि नेपाल में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे डेंजरस एयरपोर्ट ज्यादा है, जो जिसकी वजह से अगर इस टाइप की कोई कंटेंट या इस टाइप का व्लॉग्स हमारे साथ कोई शेयर करता है तो हम डेफिनेटली उसके व्लॉग को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वीडियोस देखने को नहीं मिलती। वो मिलती भी है तो बहुत कम मिलती है, रेयर वीडियोस हैं। और फिर अगर कोई इंडियन जाए और हिंदी में बात करे तो हमें अच्छा लगता है। तो आज हमने देखा कि भाई किस तरीके से आप एक छोटे से प्लेन में नेपाल की एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली नेपाल एक छोटा कंट्री है, तो छोटा कंट्री भी है, ऊपर से फिर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो ये प्लेन्स अगर हैं तो उन टूरिस्ट के लिए आम लोग उतना नहीं जाते इन जगहों पे। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज ये कि ये पहाड़ी देश है, तो जिसकी वजह से अगर किसी ने ट्रैवल करना है, जैसे कि अब मिसाल के तौर पर इंडियन जा रहा है तो उनके पैसे वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं, 100 रुपए 160 रुपए हो जाते हैं। तो इसलिए जब वो आते हैं तो उनको खर्चा नेपाल के हिसाब से कम लगता है, तो बस वो फिर इसलिए ज्यादातर ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में। तो अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।